नमस्कार। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए या होने वाले हैं, थोड़े दिन में ही हो जाएंगे। इन 75 साल में ये कंट्री जिसने जो कि बना ही था मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेफ होमलैंड बनाने के लिए, उसी में हमने वीडियो देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वो वीडियो साफ बताता है कि मुस्लिम्स कितने सेफ हैं। अब मुसलमानों की कैटेगरी बन गई है। अब मुसलमानों का एक वो, वैसे तो कहते हैं सारे मुस्लिम यूनाइट, मुस्लिम उम्मा, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अहमदिया मुसलमान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोहम्मद साहब के बाद वो अपने एक और वो मानते हैं भैया, अपने एक और गुरु मानते हैं। देखिए ये सारी चीजें, मुसलमान वो है, ये है, ये है। क्या ये आपने आजादी लेते हुए डिफाइन किया था कि ये अहमदिया को और शियाओं को हम मुसलमान नहीं मानेंगे? शिया काफिर नारे लगते हैं। क्यों भैया? आज शिया तो शिया तो हज करने जाते हैं ना, तो शिया काफिर नारे लगते हैं। वही कंट्री अभी एक दो दिन पहले पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कलमे के नाम पे एक ही कंट्री बनी है दुनिया में, अल्लाह इसकी परवाह करेगा, अल्लाह इसको देखेगा। अरे भाई, कलमे के नाम पे एक ही कंट्री बना, उसमें ये हालत कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। खैर, इंडिया में मस्जिद टूटी थी, कितना हंगामा हुआ था, और इस मस्जिद पे मुझे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इतना ही हंगामा यूएन में करेगा जितना बाबरी मस्जिद टूटने पे किया था। इतना ही हंगामा सारे यूरोपियन यूनियन में करेगा, और हर जगह चीखेगा, उतने ही प्रोटेस्ट होंगे और उतने ही दंगे होंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान अपने आप को मुसलमान साबित करे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और जैसे बोले कि डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये इंडिया में मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद, हर जगह कुतुब मीनार पे चढ़ चढ़ के चीखा गया कि मस्जिद टूटी, इस्लामोफोबिया, और देखो क्या हो गया, और मुस्लिम उम्मा। अब एक मस्जिद अहमदिया की टूटी थी, तो वो भी मस्जिद ही ना सर। देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। आज जो मैंने दृश्य देखा, मैं इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट पे था, मेरी आंखों का विश्वास नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों का टेस्ट कराना पड़ेगा, ऐसा लगा मुझे। रियासत मदीना, नाम पाकिस्तान, इस्लाम का पे बना हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। राइट। यहाँ दो ही चीजें मुझे कॉमन दिख रही, मुसलमान और पाकिस्तान। अब ये था क्या कायदे आजम का पाकिस्तान? इस चीज के लिए बना था क्या पाकिस्तान? ऐसा होता क्या रियासत मदीना? और अगर यही चीज दुनिया में कहीं कुछ हो गई होती तो कोहराम मच गया होता, हड़कंप मच गई होती। अल जजीरा जैसे चैनल, मैं जाता रहता हूँ अल जजीरा पे, खूब मुझे बुला बुला के इंटरव्यू कर रहे होते, ये क्या हो गया, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? पीछे जो अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही, उत्तराखंड में जो जमीन को खाली करने की बात हो रही, कह रहे उसमें मस्जिद है, जमीन आप खाली करा रहे हो जिसमें मस्जिद है। और यहाँ क्या हो रही है, मुसलमान चढ़ के दूसरे मुसलमान की मस्जिद हथौड़े से तोड़ रहा पाकिस्तान में, दिन के उजाले में। दिन के उजाले में दुनिया को दिखाता हुआ, बताता हुआ। उस दिन यहाँ मस्जिद के आसपास बुलडोजर क्या आ गए एनक्रोचमेंट हटाने के, अरे मस्जिद हलाक हो गई, मस्जिद पे हमला हो गया। और यहाँ ये काफिरों ने किया, मोदी ने किया, भारत ने किया, और यहाँ दूसरा मुसलमान कर रहा है। रोहित भाई, 57 मुसलमान मुल्क है, आपने ऐसा दृश्य कहीं देखा है क्या? सुना है क्या? परिकल्पना की है क्या? मैं तो चक्का रह गया। और खुला दिन के उजाले में, ये है पाकिस्तान की असलियत। पाकिस्तान में मुसलमान का मतलब है सुन्नी पंजाबी, अपर कास्ट, एलीट, पैसे वाला। अहमदिया मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं, हजारा मुसलमान नहीं, ये अहमदिया नहीं, शिया नहीं, हजारा नहीं, बोहरा मुसलमान नहीं। ठीक है, अब बेचारे सिख और हिंदू की तो परिकल्पना ही मत कीजिए, वो कहाँ आता है। पश्तून टेररिस्ट है। कल आपके इंटरनल मिनिस्टर का बयान सुना आपने? कह रहे हैं यहाँ पिछले 15 सालों में 35,000 पश्तून आए हैं, मुझे क्या पता उनमें से कौन कौन टेररिस्ट है। पूरे पठानों को टेररिस्ट घोषित किया गया, पूरे पठान आतंकवादी। सिंधी लोअर कास्ट, बलोच मारो, पीओजेके की डिग्री मत मानो, वो लोअर ग्रेड के हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान में आपको पता ही, खाने को दाना नहीं है।
तो मतलब जो सुन्नी पंजाबी है वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान ही नहीं है पाकिस्तान में। और यहाँ से जिस मुसलमान को ले गए थे उससे क्या बोला था, सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे। और यहाँ के कुछ अहमदियों ने ही पाकिस्तान बनवाया था बाय द वे। यहाँ के कुछ शिया गए थे, शायद मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे। यस। और उनके फादर तो हिंदू थे, वो तो कन्वर्टेड मुसलमान है ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के फादर तो हिंदू थे। उसे तो कहते हैं कि पोर्क ईटिंग एंड वाइन ड्रिंकिंग मुसलमान। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में ये जो मुसलमान की जो डेफिनेशन है, इसको पाकिस्तान ने बदल दिया। इतना बड़ा उत्पीड़न और पतन आपने किसी मुसलमान मुल्क में किसी दूसरे मुसलमान का देखा? और यहाँ परिस्थिति क्या, 98-99% मुसलमान है। 99% मुसलमानों के मुल्क में मुसलमान ही सेफ नहीं है भाई। हाय राम, 99% मुसलमानों के देश में मुसलमान से मुसलमान को खतरा। तहरीक तालिबान वाले किसको मार रहे हैं? पाकिस्तानी किसको मार रहे हैं? सीरिया में कौन मर रहा है? यमन, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, किसी भी मुसलमान, सीरिया की बात करें, यमन की बात करें, सऊदी की बात करें, ईरान की करे, इराक की करे, नाइजीरिया की करे, कौन किसको मार रहा है? ना बीजेपी है ना आरएसएस है। और यहाँ का मुसलमान हमारा कितना संपन्न है, कितना खुश है। और इसी मुसलमान से डरते हैं ये लोग। इसी मुसलमान और इसी भारत की तहजीब और सभ्यता से, सनातनी सभ्यता से जलते ही है। सनातनी सभ्यता में 85% बहुमूल हिंदू देश में मुसलमान 100% सेफ है। 99% मुसलमानों के रियासत मदीना में दिन दिहाड़े उसकी मस्जिद तोड़ी जा रही है दूसरे मुसलमान की तरफ। रोहित भाई, अगर किसी को घोर कलयुग कहते यही तो है। क्योंकि कलयुग की परिकल्पना क्या, आप वो दृश्य देखोगे जो जिसका आप विचार तक नहीं कर पाते। आज हमने वो दृश्य देख ली जिसकी हमें परिकल्पना भी नहीं थी। ये है सच्चाई है पाकिस्तान। आप देखिए रेडिकलाइजेशन कितना हो गया है, जिहाद और हिंसा कितनी खून में भर गई है। हिंदुओं के मंदिर जब खत्म हो गए तो अपनी मस्जिदें तोड़ने लग गए। हिंदुओं के मंदिर क्या खत्म हो गए, अपनी मस्जिदें ही तोड़ने लग गए। क्या ये सच नहीं है? आपने ऐसी विनाशकारी प्रकरण कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। और आज कहाँ है ओआईसी, आज कहाँ है उम्मा, आज कहाँ सऊदी अरबिया, आज कहाँ है ईरान, इराक, ये मुसलमानों के जितने ठेकेदार बनते हैं, कहाँ है आज ये इतनी तंजीमें, ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद कहाँ है आज? कहाँ है अल जजीरा, कहाँ है बीबीसी, कहाँ गए सब? बाहर आओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ। औकात है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना इस पर डॉक्यूमेंट्री। अहमदिया की बात भी हिंदू ही करेगा, सनातनी करेगा। उगर की बात भी हिंदू करेगा, सनातनी करेगा। मुसलमान की बात भी वो करेगा। सिख तो खैर हमारे भाई है, सिखों की बात तो हम करेंगे। क्रिश्चियनों की बात भी हम कर रहे हैं। ये है हमारी सभ्यता, इतनी महान है हमारी सभ्यता। जब हम कहते हैं अतिथि देवो भव तमसो ज्योतिर्गमयम् वासुदेवम कुटुंबकम्, आज हम इस चीज पे जो रोहित और सुमित पीर जो बात कर रहे हैं, इस चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं कि वासुदेवम कुटुंबकम् कोई कहने का शब्द नहीं है, जुमला नहीं है। ये हम करके देख रहे हैं। नहीं तो हमें क्या मतलब, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद तोड़ रहा है, पर हमें दर्द होता, अच्छी बात नहीं है रोहित भाई। इसलिए हम ये मुद्दा उठाते हैं और उठाना चाहिए हमें। इनके प्रोपेगेंडा को नंगा करना चाहिए हमें। जी राइट। देखिए एक चीज के शिया काफिर अहमदी मानते तो अल्लाह को ही है ना। हाँ, मानते कुरान को ही है ना। हाँ? तो अल्लाह को मानना ज्यादा जरूरी है मोहम्मद साहब को? मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। मोहम्मद साहब कुरान देने आए थे, उन्होंने आके दे दी। मैसेज किसका था? अल्लाह का। तुम अल्लाह गॉड, मैं अगर गॉड में अल्लाह को मान रहा हूं तो मैं मुसलमान नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद मैं एक और गुरु को भी मान रहा हूं। ये इस्लाम, ये डेफिनेशन आज के ये करप्ट मुसलमान ही देंगे। और उसके बाद मस्जिद, अच्छा वो भी ये बोलते हैं कि ये मस्जिद, उस मस्जिद में क्या भगवान राम की पूजा हो रही थी जिसको तोड़ा गया? अल्लाह के लिए थी वो उसमें क्या जीसस क्राइस्ट की पूजा हो रही थी? नहीं, अल्लाह के लिए थी। तो अल्लाह का घर कैसे कोई तोड़ सकता है? जब बाबरी मस्जिद पे इतना चीखे थे, मैं चाहता हूं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के दोनों उस स्टैंड पे आए जो स्टैंड 1992 में पाकिस्तान ने लिया था। नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये पंजाबी सुन्नी मुसलमान नहीं चाहता कि किसी और कम्युनिटी को पाकिस्तान में जीने दिया। जैसा इसी के साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की एड देने का ऐलान किया। हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने एड देने का ऐलान किया कि हम अफगानिस्तान को 200 करोड़ की एड देंगे। मतलब पैसा कैश नहीं जाएगा, एड जाएगी। एड मतलब चावल जा सकता है, गेहूं जा सकता है, दवाई जा सकती है, आटा जा सकता है, सब कुछ।
इस पर पाकिस्तान खासा नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि उसे लग रहा है कि यार इस तालिबान को, गवर्नमेंट को लेके तो मैं आया था, इसे मेरी चमचागिरी करनी चाहिए थी। ये दोस्ती बना रहे इंडिया से। हमने यही तो कोशिश की थी कि इंडिया को निकालें अफगानिस्तान से, और उसमें निकालने के बाद भी हमारे सैनिक मार रहा है और इंडिया वहां फिर से बैठा है। तो ये जो पाकिस्तानी लोग नाराज हो रहे हैं, इसका क्या क्या गेम है इसमें? इसका अर्थ है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, मुंह में राम बगल में छुर्री। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। इन जहादी जाहिलों को आज तक ये समझ ही नहीं आया रोहित भाई। अगर इन्हें ये समझ आता, भारत की डिप्लोमेसी है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति इनके दिमाग से परे है। ये आधे अरबी बन के रह चुके हैं। अपने आप को ये कुछ कुछ नया नाम दिया इन्होंने। क्या है, एक नया सा नाम है कुछ, मैंने एक बार नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कुछ अपने आप को ये कुछ अरबों को डिसेंडेंट कहते हैं कि कुछ, पता नहीं नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। ये अपने ना ये उस दुनिया के रहे ना इस दुनिया के रहे। अब देखिए, भारत की राजनीति हमेशा काम आई। इन्होंने चाहा कि भारत के अफगानिस्तान से संबंध खत्म हो, भारत अफगानिस्तान से निकल जाए, ना संबंध खत्म हुए, ना ही भारत अफगानिस्तान से निकला। भारत ने एक कूटनीतिक अपनी प्रक्रिया जारी रखी। आज देखिए, ये हमें तालिबानियों से डराते थे कि अब हम तालिबानियों को वहां भेजेंगे, जेएंडके में ये होगा, जेएंडके में वो होगा। आज उसी तालिबान से ये इनकी हालत खराब है। कल आपने स्टेटमेंट देखा, कल इनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि भाई यहाँ तो 40 से 45 लाख अफगान आए 15 सालों में, मुझे क्या पता कौन कौन आतंकवादी है। यानी कि सारा पठान आतंकवादी, पूरा पठान आतंकवादी है। सुनिएगा, दूसरी चीज सुनिए आप, इनके जब पीछे वो जो पेशावर में मस्जिद वाली दुर्घटना हुई, तो आर्मी ने कहा बदला लेंगे। गवर्नमेंट ने पता क्या कहा रोहित भाई, कहता बदला काहे को लोगे, कोई जरूरत नहीं। कह रहा क्यों, कहता 3 दिन का एमिशन बचा, अगर वो भी खत्म हो गया, भारत आके जीपी और पीओके ले गए तो तब क्या करोगे। भारत के डर ने इनकी सेना को नपुंसक कर दिया। भारत के डर से इनकी सेना नपुंसक हो चुकी है। सच्चाई है। आज देखिए, ये तहरीके तालिबान वालों तक से नहीं लड़ रहे, और अब न लड़ने का क्या बहाना ढूंढ दिया। 45 लाख पठान यहाँ, मुझे क्या पता उनमें से कौन कौन वो है। और आज एक मौलाना साहब तो इनके दूसरे फॉर्मूला दे रहे, कह रहे छोड़ो ये, तुम पैसे वैसे नहीं मांग रहा तुम्हें कोई, एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में एटम बम का बक्सा लेके निकलो, हर कोई पैसे देगा। वही शेख रशीद वाली बात आई, आधे किलो 1.5 पाव का एटम, कह रहा 2-4 लाद दो और एक हाथ में कुरान लेके निकलो, सब पैसे देंगे। मैं कह रहा हूँ रोहित भाई, आज विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो अफ्रीका की ट्राइब्स है मसाई मारा वगैरह में, उनमें ज्यादा ज्ञान है इन पाकिस्तानियों को लेके। मैंने शुरू से जहादी क्यों कहता हूँ, इनका ये नहीं मतलब कि इनके पास डिग्री कौन सी है, ये अव्वल नंबर के जहादी। जहाद के अलावा इनके दिमाग में कुछ घूमता ही नहीं। वो आज भी वही है, एक हाथ में कुरान शरीफ ले चलो, एक हाथ में एटम बॉम्ब ले चलो, और भागो दुनिया से पैसे, देखो दुनिया पैसे कैसे नहीं देगी। अरे भाई, मानसिकता देखिए ये, और लोग तालियां पीट रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात कही आप। ये सच्चाई है रोहित भाई। और ऐसे प्रकरण में तालिबानी कहते हैं अब हमारे यहाँ आके प्रोजेक्ट करिए, भारत हमारा भाई, और इनके लोगों को मार रहे हैं। अब इनका ये जो 360 डिग्री यू टर्न हुआ है, कोई कहते हैं ना, कोई गिरा और वो मुंह के बल गिरा और गटर में गिरा। परिस्थिति इनकी ये, गिरने नहीं, कोई मुंह के घर गिरा और गटर में गिरा। और जब गटर में गिरते हैं तो आप जानते हैं कि मुंह के अंदर क्या आता है। तो राइट, दया कीजिए थोड़ी सी। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो चुकी है कि आईएमएफ ने अभी अभी बोला कि भाई तुम बिजली का किराया बढ़ाओ, बिजली का खर्चा बढ़ाओ, कीमतें बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, साथ में टैक्सेस बढ़ाओ। तो सीधे सीधे शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। तो आईएमएफ ने बोला भैया पैसा आप लेने आए थे, हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो शायद हम ना दे पाए पैसा। तो आज शहबाज शरीफ को स्टेटमेंट देना पड़ा कि बहुत खराब टर्म्स हैं, और ऐसी टर्म्स हैं कि कोई एक्सेप्ट कर नहीं सकता, लेकिन हमें करनी पड़ेगी मजबूरी में। ये पाकिस्तान कंगाली की कगार पे है। क्या आईएमएफ पैसा दे देगा, या पाकिस्तान बर्बाद होता दिख रहा है आपको? क्या सिचुएशन है इस समय? देखिए रोहित भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं बार बार कहूंगा, फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के टूटने का श्री गणेश हो चुका है। पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल खुल के, डायरेक्ट इधर दाएं बाएं कुछ। देखिए, पाकिस्तान का टूटना दुनिया के लिए अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। अब देखिए, यहाँ एक टेक्निकल पेज है। टेक्निकल पेज ये है कि आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा, इन्होंने गुगली फेंकी थी आईएमएफ को।
जब उन्होंने हिसाब किताब बनवाया इनसे, IMF ने ये डिस्कवर किया कि यार इनका जो बजट है 9.5 ट्रिलियन रुपीस का है। IMF ने ये डिक्लेयर किया या पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली कि 2 ट्रिलियन डॉलर, जो 2 ट्रिलियन डॉलर मेरे मुंह से निकलता, मैं डॉलर की आदत है ना, 2 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपये का रेवेन्यू तो आएगा ही नहीं। तो सीधा सीधा बजट बनने से पहले उसमें 22%, सुनिएगा, 9.5 ट्रिलियन में से अगर 2 ट्रिलियन निकाले तो 22% का सीधा सीधा फिजिकल डेफिसिट है। और अगर आप एक्सपर्ट से पूछे और इनके कुछ लोगों से पूछे, ये डेफिसिट बेसिकली 4 ट्रिलियन रुपए का है। वी आर टॉकिंग ऑफ 40 to 45% बजटरी डेफिसिट। IMF के कुर्सियां हिल गई, IMF की कुर्सियां हिल गई, कह रहे क्या मतलब है ये, इतने डेफिसिट पे दुनिया में कौन सी इकोनॉमी चली है रोहित भाई, और कौन सी इकोनॉमी चल सकती है। जब IMF वालों का सर चकराया, दिमाग घुमा, पागल हो गए, हमारे बजट बना, यहाँ 2%, 4%, 6% की बात हो रही, वहां 45%। IMF ने कहा भाई तुम्हारी जान का कोई भरोसा नहीं, तुम सब फर्जी लाल हो, तुम सब फ्रॉड हो। IMF ने क्या बोला, बोले एक मिनी बजट लाते हैं 600 बिलियन रुपए का। उसके अगर वो मिनी बजट आता है तो 17 रुपए तो बढ़ेंगे आपके बिजली के यूनिट पे, आपका चावल, आपका पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर जाएगा, आपका चावल जो 360 रुपए चल रहा है 500-600 रुपए पहुंचेगा, दालों में 200-250 रुपए पर किलो बढ़ेगा, आटा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, गैस में 20-17 रुपए पर क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक किलो या कुछ बढ़ रहे हैं। कहानी ये है कि जो जरूरत है जिंदगी वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगी। IMF क्या देखना चाहता है, और IMF ने कंडीशन लगाई, इससे आप किसी का कर्जा नहीं उतार सकते, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकते। ये नहीं कि मेरे से पैसा लेके किसी और का कर्जा उतार, नहीं। IMF ने कंडीशन ये लगाई है, भाई ये जो तुम पैसा दोगे इससे तुम्हारा काम चलता रहेगा। अब IMF ये चाहता है कि वो जमीन पे देखे कि गवर्नमेंट की पकड़ है भी या नहीं, या विद्रोह हो जाएगा, लोग देंगे इतने पैसे या नहीं देंगे। अगर ये पैसे आने लगे तो तब तो देगा ना, और IMF जब पैसे देगा तब चाइना देगा, और तभी सऊदी देगी, तभी UAE देगा। और IMF ने पैसे नहीं दिए तो कोई भी नहीं देगा। अगर IMF का पैसा नहीं आया, 2 पॉइंट कुछ बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा 7-8 दिन का, पेट्रोल है नहीं, LCR खुलनी बंद हो गई, सब कुछ सिस्टम बंद है। डॉलर अभी जो आ रहा है सारा 2 नंबर से आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल चैनल से कोई डॉलर नहीं आ रहा। 30 बिलियन करीब की रिपैट्रिएशन आती है इनकी, कुछ नहीं आ रहा 1 नंबर से, सारा आ रहा 2 नंबर से। बैंक के पास जाओ, $1000 लेने के लिए आपको 1 महीना लगेगा, $100 लेने के लिए भी हफ्ता भर लगता है। और अगर LCR इम्पोर्ट्स, LCR खोलनी तो जरूरत है, जो LCR खोली उनको व्हाट यू कॉल, उनको ऑनर नहीं कर रहे। अगर वो ऑनर करनी शुरू कर दी, डॉलर रोहित भाई 500 पार कर जाएगा, छूते ही 500 पार कर जाएगा। आप खुद समझिए, आटा, मुझे लगता है चावल 1000 रुपए किलो पहुंच जाएगा, फिर चावल 1000 रुपए किलो पहुंच जाएगा। ऐसे में गरीब का क्या होगा, ऐसे में मुफलिस का क्या होगा, ऐसे में गरीब वाला क्या करेगा। तो फिर अब देखिए, अब इसको टूटने से कोई बचा सकता है। पाकिस्तान को $13 बिलियन चाहिए अपना हिसाब किताब चलाने के लिए मार्च तक। उसके अलावा पाकिस्तान को चलाने के लिए 100 से 2 बिलियन डॉलर चाहिए। 100 से 200 बिलियन डॉलर वो कहीं नहीं है। और पाकिस्तान में से रेडिकलाइजेशन और कश्मीर नाम का कीड़ा और रेडिकलाइजेशन का जहर निकालना पड़ेगा। आपको लगता है वो संभव है? तो इसलिए इसका टूटना बिल्कुल ही नेक्स्ट और वाजिब सी बात है। अब देखना ये टूटता विद ब्लड बात है, विदाउट ब्लड बात है। अच्छा कि विदाउट ब्लड बात टूटे। ये परिस्थिति है कंगाल पाकिस्तान की। IMF ने भी हाथ खड़े कर लिए। IMF यूजुअली शर्तें ऐसी लगाता नहीं, पर IMF कैसे कुएं में कूद जाए जब उनके सामने फर्जी बजट पेश किया गया, जब उनको 2 ट्रिलियन रुपीस का जो रिसीवेबल है वो नकली दिखाया गया, जब उन्हें 45% फिजिकल डेफिसिट दिखता है, तो IMF भी क्या करे, IMF की भी तो हाथ बंधे पड़े हैं। जी सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या IMF अमेरिका के कहने पे आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान की, या मतलब IMF अपने ही इशारे पे चल रहा है? IMF अपना पहले देख रहा है कि भैया कुछ ठीक काम कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। देखिए, IMF कोई प्राइवेट बैंक तो है नहीं, IMF कोई फंड तो है नहीं उनका अपना पैसा। IMF भी एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए 19-20 का स्कोप होता है, दाल में नमक जितना स्कोप उनके पास होता है। वैसे भी पाकिस्तान की उस पर आऊंगा, तो IMF कैसे कुएं में कूद जाए रोहित भाई? जब 20-40% का फिजिकल डेफिसिट दिख रहा, तो मिनी बजट लाने की बात तो करेगा ही करेगा, लॉजिकल है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, जो आपने पता नहीं देखी नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। पाकिस्तान में मेरे भाई 3 सरकारें, एक शहबाज शरीफ, एक तहरीक तालिबान वाली, अब तीसरी सरकार आ गई IMF वाली। IMF ने क्या बोला तुम सब एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाओ और मुझे किसी का अपोजिशन नहीं चाहिए। बोला तुम सब दस्तखत करोगे, कंसेंसस में करोगे, मुझे किसी का अपोजिशन नहीं चाहिए।
तो क्या आज पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेंटी IMF को बेच दी है? बिल्कुल बेच दी है। तो पाकिस्तान में 3 सरकारें हो गई, शहबाज शरीफ की सरकार हो गई, टीटीपी वालों की सरकार हो गई और एक IMF की सरकार हो गई। IMF मतलब अमेरिकन सरकार भी हो गई। और बाकी जो 4G की शैडो में सरकार चल रही है, तो मतलब देखिए 4 सरकारें, तो 4 मुल्क भी तो बनने चाहिए ना रोहित भाई। क्यों तकलीफ में दे रहे हो? एक मुल्क के 4 प्रेसिडेंट कहां से बनेंगे? 4 मुल्क होंगे, 4 चीजें बटेंगी, हिस्से बटेंगे। देखिए बलोचिस्तान पे ज्यादा कर्जा है नहीं। और ये जो आपको मैं कह रहा हूँ 360 रुपए किलो अभी जो चावल बिक रहा है, ये भी पंजाब में मिल रहा है, सुन्नी पंजाब में मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बाल्टिस्तान में, POJK में, और बलोचिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा है। सिंध में तो फिर भी कुछ कुछ मिल रहा है, सिंध में ईरान से सामान आ रहा है, बट इन जगह तो वो भी नहीं मिल रहा। तो मतलब चावल और आटा भी नॉवेल्टी होगी, अगर आपके पास जेब में पैसे भी है तब भी नहीं मिल रहा। आज की स्थिति ये है कि अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज मोर देन पाकिस्तान। राइट। अच्छा सर, हाँ, अफगानिस्तान का आपने नाम लिया। पेशावर में एक अटैक हुआ, बहुत गंदा अटैक था, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, पुलिस वाले भी थे। हालांकि इस पर सवालिया निशान बहुत उठे हैं, कुछ तो तालिबान ने ही उठा दिए। ये जो अटैक हुआ है, तालिबान ने बोला भैया इसको अपने घर के अंदर देखो, हमें नहीं पता, ये हमारा नहीं था। एक सुसाइड बॉम्बर इतने सारे, इतनी पूरी मस्जिद कैसे गिरा सकता है? क्या पाकिस्तान सही बोल रहा है या तालिबान सही बोल रहा है? देखिए रोहित भाई, यहाँ दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। ये काली मसूर की दाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। देखिए हुआ क्या, आज वहां का पुलिस वाला ISI मुर्दाबाद के नारे दे रहा है। 5-6 चीजें बताऊंगा आपको फैक्चुअल। पहले ये जो मस्जिद है ये पुलिस लाइंस के अंदर है, शिया मस्जिद है, 3 लेवल की सिक्योरिटी है। अगर कोई सुसाइड वेस्ट लगा के आया भी तो इतनी सिक्योरिटी को पार करते हुए अंदर कैसे है? चलिए आ भी गया। सुसाइड वेस्ट में आप C4 लगाइए, आप RDX लगाइए, TNT में तो खैर इतना इम्पैक्ट होता ही नहीं। आप लगाएंगे तो इतनी बड़ी मस्जिद का छत गिरना, 7 का मकान गिरना, वहां लाशें मिलना, 100 लोग का मरना इम्पॉसिबल है। अगर सुसाइड बॉम्बर के वेस्ट में ये एक्सप्लोसिव्स थे तो उसका सर कैसे सही सलामत मिला? उसका सर शुड हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस। अगर सही सर मिला तो मतलब बम किसी ने पहले लगाए थे, सुसाइड बॉम्बर ने जाके सिर्फ डेटोनेट किए। अब वो कैसे डेटोनेट किया, मोबाइल से किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो आर्म्ड वेस्ट, ये जो होता है ना बॉडी वेस्ट से, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी नुकसान हो जाए। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 200 तो की तो डेथ हो गई, 200 से ज्यादा लोग जख्मी है, 40-50 तो क्रिटिकल है। तो ये 125-30 के आसपास आंकड़ा रुकेगा। दुनिया में एक ऐसा अटैक बनाई जिसमें सुसाइड बॉम्बर के कारण इतना हुआ हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि कौन बिका है, किसने बेचा? क्यों, क्या ये शिया है तो इसलिए इनको मारना है? किसको पता था फौज की मस्जिद में ही करना? और तहरीक-ए-तालिबान ने क्या कहा था? तहरीक-ए-तालिबान ने कहा था मैं फौजियों को, आर्मी को और पॉलिटिशियन को मारूंगा, मैं सिविलियन को कुछ नहीं करूंगा। पहला हमला पुलिस स्टेशन, दूसरा हमला ये मस्जिद, कल एक और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया। तो कहीं ना कहीं तहरीक-ए-तालिबान वाले चूज पिक एंड चूज करे। उसको काउंटर करने के लिए इंटरनल मिनिस्टर ने क्या कहा, सनाउल्लाह ने, कि भाई ये तो 45 लाख पठान रहते, मुझे क्या पता कौन कौन आतंकवादी, सब पठानियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो अगर आप देखिए, अगर आप चीजों का प्रकरण देखें और उनको जोड़े, तो एक सुसाइड वेस्ट से इतना बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। तो जब तक अंदर के लोग मिले ना हो, जब तक ISI मिला ना हो, जब तक फौज ना मिली हो, ये काम तो हो ही नहीं सकता। बिना उनकी मिली बात के कैसे काम होता? आज KP की तो पुलिस ने तो इन मास रिजाइन कर लिए। आज पहली बार ISI के खिलाफ नारे लग रहे हैं, नदी मंजूम के खिलाफ नारे लग रहे हैं, असीम मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कारण क्या है? बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके हाथ के इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता। और मरने वाला क्या है? 90% से ज्यादा फौजी है, उसका रिश्तेदार, और उसमें से भी 80% शिया। कल शिया मार दिया, आज अहमदियों की मस्जिद गिरा दी। ये देखिए, 100 शिये मार दिए, आज अहमदियों की मस्जिद गिरा दी, और दोनों ही मुसलमान है। और ये रियासत मदीना है, रियासत मदीना। और इमरान खान नियाजी चुप है, इमरान खान नियाजी चुप। शिया मर रहा, मरने दो। और इस्लाम की फतेह बताने वाला जेल में, वो जिसने इंडिया और पाकिस्तान के मैच को इस्लाम की फतेह बताया था, उनके पास से शराब की बोतल निकली, क्लाशनिकोव निकली, और जेल में अभी। कोई बात नहीं, भी तो क्या क्या निकलेगा, अगर आप ढंग से देख लें, थोड़ा डिक्लेयर भी करें क्या क्या निकलेगा, पता नहीं क्या क्या निकले, बहुत कुछ निकल सकता होगा। एक ऑफिसर हैं पाकिस्तानी आर्मी के, फॉर्मर ऑफिसर मेजर आदिल राजा, मैं उनको कोट करना चाह रहा हूं।
जिन्होंने ये बोला कि ये ब्लास्ट यानी कि मस्जिद में धमाका इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग इलेक्शंस पोस्टपोन करना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेजर आदिल राजा, और मेजर आदिल राजा आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर है। हर चैनल वो डिस्कस कर रहा है क्योंकि वो डेली डेली अपने यूट्यूब चैनल पे परतों पर परतें खोल रहे हैं कि अंदर सर होता क्या है। रोहित भाई, ये भी तो एक मसला था ना कि अगर जब मिलिट्री का बजट कम करने की बारी आती है, कुछ शेयाओं की बलि चढ़ा दो कि मिलिट्री का बजट कम ना हो। अगर मिलिट्री का बजट कम होगा तो ऐशो अशरत कहाँ से होगी? चाहे घर में नहीं है खाने तो अम्मा चली बुलाने, वो बात अलग है, पर ऐशो अशरत कहाँ से होगी? मिलिट्री का बजट कम नहीं होना चाहिए ना। राइट। अच्छा, एक चीज और कि मेजर आदिल राजा ने बहुत सारी चीजें खोली भी हैं, बताई भी हैं, और उन आदिल राजा के खिलाफ ये लोग लगे हुए भी हैं। मैं अगर बताऊं तो उन्होंने ये भी बोला कि उनकी ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग एक लोकेशन से इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हेरा फेरी रोक रहे थे। जो ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी ईरान से या अफगानिस्तान से, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की थी बॉर्डर पे जहां उनकी पोस्टिंग थी। और क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने लेकिन, और उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सही निकली हैं। उनकी एक भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी मतलब कि इमरान खान के ऊपर हमला होगा, ये भी उन्होंने बताया था और सही निकला। उन्होंने ये भी बताया था कि ये फवाद चौधरी और इन सब पे क्रैकडाउन हो सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी सही निकला। उन्होंने एक भविष्यवाणी और की है सर, शायद आपका इस पे निगाह ना गई हो, लेकिन आपकी पैनी नजर रहती, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने उनका ना देखा। उन्होंने ये बोला कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आर्मी से सेटिंग हो चुकी है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी बनने वाले हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं इंडिया पाकिस्तान फ्यूचर? मैं छोटा सा मुख्तलिफ सा जवाब लेना चाहूंगा आपसे। Sir, from pan to fire or fire to pan, it's the same thing. Between the devil and the deep blue sea, it's the same thing. और कल तो शेख रशीद ने कहा ये आगे से कुछ सलमान पीछे से सलमा है, कुछ कुछ ऐसा भी कुछ कल चला था भुट्टो को लेके। एक बार बताओ, शहबाज शरीफ फिर भी पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ फिर भी पॉलिटिशियन है, जनरल फिर भी जनरल है। ये तो 35 साल का लोंडा है। अब सलीम है सलमा है मुझे नहीं पता क्या है, वो तो शेख रशीद ही जाने। बट इस सलीम सलमा को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फौज को तो एक वो चाहिए ना, स्केयर क्रो, पुतला। तो ये पुतला फिलहाल 1-2 साल चल लेगा, फिर किसी और को खड़ा कर लेंगे। राइट मतलब राइट। इट विल बी, मेरे हिसाब से रोहित भाई, इट विल बी अ डिजास्टर। या जैसे इमरान खान ने किया, लेकिन एक चीज है, इमरान खान का टेन्योर बड़ा अच्छा रहा इंडिया के लिए। पहले इंडिया इंडिया के लिए टेंशन में रहता था कि पाकिस्तान से कुछ हो सकता है, हो सकता है। पाकिस्तान को इतना ही फंसा दिया अपने ही मामलों में कि वो इंडिया की ओर देख ही नहीं पा रहा, अपनी टेंशन दूर कर रहा है। क्या, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और आपके लिए मेल्स आती रहती हैं कि कहाँ है कहाँ है सर। 2 दिन आप ना आए ना तो बार बार आते कहाँ है। इतना प्यार करते हैं लोग आपसे। थैंक्स अ लॉट सर, धन्यवाद और जय हिंद। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी चाहने वालों, सभी दर्शकों को धन्यवाद, साधुवाद। आपका प्यार मिलता रहे, और मैं और रोहित भाई कोशिश करेंगे आप तक जितने भी मुद्दे हैं लाते रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।